ये तो हम क्लास स्टार्ट करते हैं। नॉर्मल रेजिडेंट्स का हम कल कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे कि व्हाट आर नॉर्मल रेजिडेंट्स। उसके पहले हमने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का टॉपिक पढ़ा था, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं। सो व्हाट आर नॉर्मल रेजिडेंट्स, एक बार वापस रिवाइज कर लेते हैं। नॉर्मल रेजिडेंट होने के लिए किसी भी कोई भी पर्सन नॉर्मल रेजिडेंट कब होगा, जब वो इन दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करे। फर्स्ट कंडीशन इज पर्सन शुड ऑर्डिनरीली रिजाइड इन द कंट्री। जैसे हम इंडिया की अगर बात कर रहे हैं तो ऐसा जना नॉर्मल रेजिडेंट बोला जाएगा जो ऑर्डिनरीली इंडिया में रहता है। ऑर्डिनरीली इंडिया में रहने का मतलब 1 साल से ज़्यादा से इंडिया में वो रह रहा हो। जैसे काव्या है तो काव्या ऑर्डिनरीली इंडिया में रहती है, 1 साल से ज़्यादा से इंडिया में वो रह रही है इस कारण से। दूसरा, हुज सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाइज इन दैट कंट्री। सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट मतलब उस देश में आप अपनी रोजी रोटी कमाते हो, है ना। आप अपना फॉर लिविंग जो आप अर्न करते हो दैट यू आर डूइंग इन दैट कंट्री। सो काव्या पे एग्जाम्पल नहीं रहेगा, काव्या तो अर्न नहीं करती है तो इनकम की बात ही नहीं है। काव्या के फादर वो हो सकते हैं ऑर्डिनरी रिसाइड्स इन द कंट्री, और उनका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट हमारी ही कंट्री के अंदर है। जब हम बात कर रहे हैं नॉर्मल रेजिडेंट की, हम इनकम की बात कर रहे हैं, तो इनकम तो किसी इंडिविजुअल पर्सन की भी हो सकती है या फिर किसी फर्म, कंपनी, ऑफिस, ऑर्गेनाइजेशन, इनकी भी हो सकती है। सो दोनों ही जनों का हमें रेजिडेंशियल स्टेटस अलग अलग चेक करना पड़ेगा। मान लीजिए कोई कंपनी है तो कंपनी का देखो कि भाई कंपनी नॉर्मल रेजिडेंट है या नहीं है, और इंडिविजुअल है तो इंडिविजुअल का हम देखेंगे कि वो नॉर्मल रेजिडेंट है या नहीं है कंट्री के अंदर। सिटीज़न होना एक अलग बात है, रेजिडेंट होना एक अलग बात है। तो ऐसा हो सकता है कि कोई पर्सन इंडिया का रेजिडेंट है, सिटीज़न भी है, इंडिया का सिटीज़न भी है, रेजिडेंट भी है। ऐसा भी हो सकता है कोई जना इंडिया का सिटीज़न तो नहीं है बट ही इज़ अ रेजिडेंट ऑफ इंडिया। ऐसा कब होगा, मान लीजिए कोई अमेरिकन पर्सन है, वो इंडिया में आ गया, 5-6 साल से इंडिया में रह रहा है, यहीं काम करता है, उसकी फैमिली भी यहीं रहती है, सब कुछ यहीं पे। तो दो ही इज़ अ सिटीज़न ऑफ यूएसए बट ही इज़ अ रेजिडेंट ऑफ इंडिया फॉर द पर्पज़ ऑफ नेशनल इनकम कैलकुलेशन। सो हम क्या बोलेंगे, रेजिडेंट में सिटीज़न भी हो सकता है, नॉन सिटीज़न भी हो सकता है, दोनों जने यहाँ पर हो सकते हैं। तो या तो नॉर्मल रेजिडेंट होगा कोई जना, जो जना नॉर्मल रेजिडेंट नहीं है उसको हम नॉन रेजिडेंट बोलेंगे, जो नॉर्मल रेजिडेंट नहीं है उसे नॉन रेजिडेंट बोलेंगे। तो दो टर्म्स हो गई, नॉर्मल रेजिडेंट्स या फिर नॉन रेजिडेंट्स। नॉर्मल रेजिडेंट्स की इनकम को तो हम नेशनल इनकम में जोड़ेंगे, नॉन रेजिडेंट की इनकम को हम छोड़ देंगे। तो हमारा नेशनल इनकम की डेफिनेशन क्या थी यहाँ पे, सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम्स अर्न बाय नॉर्मल रेजिडेंट्स। तो नॉर्मल रेजिडेंट्स की सारी इनकम जोड़नी है, नॉन रेजिडेंट की इनकम को आपको यू शुड लीव इट, सिर्फ नॉर्मल रेजिडेंट्स लेनी। इसीलिए हम नॉर्मल रेजिडेंट का कॉन्सेप्ट यहाँ पर समझ रहे हैं। अब ये नॉर्मल रेजिडेंट के कंसेप्ट तो हमें समझ आ गया। अब इसमें कुछ थोड़ी टिपिकल सिचुएशंस होती है, उन्हें हम समझते हैं। जैसे ये कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होती है, जैसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, फॉरेन एम्बेसीज़ है। ये सारी जो होती है ये, या पहले बताइए आपको वर्ल्ड WHO का मीनिंग पता है, व्हाट इज़ WHO? यस सर, वो ओके, वर्ल्ड हेल्थ ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन। IMF, यू नो IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। यस सर, वो वैसे इंडिया को उन्होंने नोट भी दिया है। इंडिया को उन्होंने लोन भी दिया वेरी गुड। कब दिया था लोन इंडिया को? याद है कब दिया था लोन? सर जब, हाँ मैम ने हमें बताया था कि आफ्टर इंडिपेंडेंस हमारे पास कुछ नहीं था तो इंडिया बहुत सारा लोन लेती थी ये अच्छा, ओके। मॉनेटरी फंड से। ओके, और अभी ये तो इंडिया की बात है, और अभी कौन से कंट्री IMF के पीछे पड़े हुए लोन लेने के लिए? अभी तो शायद से न्यूज़ पता नहीं। न्यूज़ में आता है पाकिस्तान भी पीछे पड़ा हुआ है, IMF से लोन दो कर रहा है, और श्रीलंका भी IMF के पीछे पड़ा हुआ है कि हमें लोन दो। श्रीलंका में तो इकोनॉमिक श्रीलंका, क्राइसिस चल रही है, यू नो दिस, आपने बताया था, आपको मालूम है। तो श्रीलंका हाँ IMF से श्रीलंका लोन में लेना चल चाहता रहा है। है।
और पाकिस्तान की भी इकोनॉमिक कंडीशन ठीक नहीं है, तो वहाँ भी लोन की रिक्वायरमेंट है। उनकी कंडीशन कभी ठीक नहीं रहती है। हाँ, पाकिस्तान की कभी ठीक ही नहीं रहती है। क्या आपको मालूम है पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशन तो अच्छी नहीं है लेकिन इंडिया की अच्छी है, ऐसा क्यों है? अ, ओके, सो आपने कभी एस्ट्रोलॉजी का नाम सुना है? एस्ट्रोलॉजी मतलब जो भविष्य देखते जो हैं। भविष्य देखते हैं, यस। यस सर, सुना सुना है है। आपने एस्ट्रोलॉजी? कभी आपने अपना भविष्य दिखाया किसी को? नहीं सर, मम्मियाँ दिखाती है। मम्मी दिखाती है आपका भविष्य? यस सर। फिर पंडित जी क्या बोलते हैं, शैतान बच्ची है? नहीं सर, क्या बोलते हैं? बोलते हैं कि मम्मा पूछती है कि पढ़ेगी या नहीं पढ़ेगी ऐसे। अच्छा अच्छा, तो फिर क्या बोलते हैं वो? लेकिन पढ़ लेगी। पढ़ लेगी है। अच्छा अच्छा, सो एस्ट्रोलॉजी आपको मतलब पता है। और मुहूर्त पता है आपको? मुहूर्त निकाला जाता है। हाँ, वो नहीं होता है कि ऐसे ऐसे लकी डे होता है इस समय ये काम करने वाले। इस समय ये काम करो, इस समय इस काम की शुरुआत करो, हाँ, फिर अच्छा होता है, तो लकी अच्छा होता होता है, है। अच्छा होता है। सो मुहूर्त का मतलब भी आपका मालूम है, एस्ट्रोलॉजी का मतलब भी आपका मालूम है, ओके। अच्छा, इंडिया कब इंडिपेंडेंट हुआ था? सर ये तो अभी 1947 में हुआ था। 1947 में हुआ था। तो 1947 में स्पीच एक बहुत फेमस है जवाहरलाल नेहरू की, पता है आपको? नहीं सर, मेरे को जवाहरलाल नेहरू पसंद नहीं है। अच्छा, हिस्ट्री तो आपको अच्छी नहीं लगती है। बिल्कुल नहीं सर। अच्छा अच्छा, ये तो आपको पता होगा कि इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था सुबह के टाइम हुआ था, रात को हुआ था? कभी सुना होगा सर आपने? बीच में होगा, दोपहर में होगी। नहीं नहीं नहीं, इंडिया इंडिपेंडेंट रात में हुआ था, रात को 12 बजे, 12:15 बजे, अच्छा। है ना? अगर आप देखोगे तो जवाहरलाल नेहरू जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने स्पीच दी थी। फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे, तो जब 15 अगस्त को इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ, उन्होंने स्पीच दी थी। स्पीच का फर्स्ट सेंटेंस था, एट द स्ट्रोक ऑफ मिडनाइट, कि रात मिडनाइट के टाइम पे, व्हेन वर्ल्ड स्लीप्स इंडिया विल रिमेन अवेक, जब पूरी दुनिया सो रही है इंडिया अभी जगा हुआ रहेगा, क्योंकि इंडिया को अभी बहुत तरक्की करनी है। सो कहने का मतलब है कि इंडिया ने इंडिपेंडेंस रात को ली थी, मिडनाइट को। अब ये सब इंडिपेंडेंस लेना, ऑफिस खोलना, ये सब काम तो यूजुअली दिन में होते हैं, राइट? सर पर इंडिया ने रात को इंडिपेंडेंस ली, है ना भाई? जो काम यूजुअली दिन में किया है तो काम रात को किया। ऐसा क्यों किया रात को? लेकिन पाकिस्तान ने रात को नहीं किया, पाकिस्तान ने तो दिन में किया था। सर अभी इंडियन लोग हैं, मुहूर्त निकाला होगा पंडित से, फिर कर लिया होगा रात हाँ को। जी। सो यही कारण है, इंडिया ने मुहूर्त निकाला। जब तो इंडिया को जब डेट दी गई, अंग्रेज़ों ने डेट दी, ब्रिटिशर्स ने डेट दिया कि 15 अगस्त को आप इंडिपेंडेंट हो सकते हो, तो इंडिया के एस्ट्रोलॉजर्स उन्होंने मना कर दिया, भाई वो डेट तो सही नहीं है, हम उस दिन इंडिपेंडेंस नहीं लेंगे। फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे इंडिया के? अ, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, हाँ है ना? तो वो सर भी ये। एस्ट्रोलॉजी में बहुत बिलीव करते थे। और बाकी लोग भी उस टाइम जो थे, सब लोग एस्ट्रोलॉजी में बिलीवर्स थे, तो उन्होंने सर मना कर। अभी हाँ जी। अभी तो सारे इंडियन नहीं है, सुपरस्टिशन से तो सारे मानते हैं, उस समय तो अभी भी नहीं देखो, मानते हैं। सुपरस्टिशन नहीं है, आपको बता रहा हूँ कि अब सब एस्ट्रोलॉजर्स ने मना कर दिया, 15 अगस्त को तो हम नहीं ले सकते, वो उस टाइम सही नहीं है टाइम। तो ब्रिटिशर्स ने बोला कि नहीं, आपको अगर इंडिपेंडेंस चाहिए तो उसी दिन देंगे, और उसके आगे पीछे का हमारे पास टाइम नहीं है। तो फिर अब क्या करें, अब तो लेनी है। तो फिर उन्होंने एस्ट्रोलॉजर्स ने देखा कि भाई अच्छा ठीक है, अब दिन में मत लो, रात को ले इंडिपेंडेंस, रात को थोड़ी प्लानिटरी पोजीशन विल बी बेटर। तो इंडिया ने इंडिपेंडेंस लिया रात को 12 बजे के बाद, जब थोड़े प्लैनेट्स बदल गए। पाकिस्तान ने पहले ही ले लिया था। सो ये भी कारण बोला जाता है, कुछ बुक्स के अंदर भी लिखा गया है कि इसलिए इंडिया इज़ प्रॉस्परस, वेयर एज पाकिस्तान आज तक भी स्ट्रगल कर रहा है स्टेबिलिटी के लिए भी। तो इकोनॉमिक रीजंस और वो सब चीज़ ठीक है, बट ये कि एक फाउंडेशनल रीज़न है कि बनते टाइम ही उन्होंने गलत मुहूर्त में काम शुरू कर दिया। हाँ। ओके, तो चलो ये तो एक अलग बात बताई।
फॉरेन एम्बेसी पता है आपको? व्हाट इज़ फॉरेन एम्बेसी? व्हाट इज़ एन एम्बेसी? सर एम्बेसी नाम सुना है। एम्बेसी मतलब होता है कि जो दूतावास कहते हैं, हिंदी में उसे दूतावास कहते हैं। जैसे मान लीजिए इंडिया की हर कंट्री की मोस्टली दूसरे कंट्रीज़ में एम्बेसी होती है। जैसे अभी यूक्रेन में वॉर हुआ है ना, यूक्रेन में वॉर हुआ तो यूक्रेन में जो इंडिया के स्टूडेंट्स थे, अब उनका उनकी देखभाल उनका कौन करेगा? तो इंडिया की वहाँ पर एक एम्बेसी होती है। मतलब बेसिकली आप बोल सकते हो इंडिया गवर्नमेंट का ऑफिस दूसरे देश में है, वहाँ पे इंडिया गवर्नमेंट के लोग बैठे हैं, तो वहाँ भी जो लोग रहते हैं उनकी मदद करते हैं, उनका वीज़ा बनाने का काम या उनको आने जाने का काम, उनकी सही से उनको रहने को मिल रहा है नहीं मिल रहा है, उनके राइट्स वगैरह सब वो लोग वहाँ पे देखते हैं। तो ऐसे सब होता है। इंडिया में भी आप देखोगे जापान, यूएसए, यूके, सारे देशों की एम्बेसी इंडिया में होगी। ऐसे इंडिया की एम्बेसी दूसरे देशों में भी होगी। यूक्रेन, रशिया, यूके, यूएसए, सब जगह पर हमारी एम्बेसी भी होती है। उस एम्बेसी का जो हेड होता है उसको एम्बेसडर बोलते हैं। इंडियाज़ एम्बेसडर टू चाइना, इंडियाज़ एम्बेसडर टू यूनाइटेड किंगडम, है ना। एक बहुत प्रेस्टिजियस पोस्ट होती है एम्बेसडर की। यूपीएससी एग्ज़ाम क्लियर होता है और टॉपर्स जो होते हैं वो एम्बेसडर बनते हैं, ठीक है। तो वो एक अलग बात है। सो हु आईएमएफ, फॉरेन एम्बेसी, ये सब बेसिकली फॉरेन ऑफिसेज हैं। अब पॉइंट क्या है कि जैसे मान लीजिए इंडिया में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का ऑफिस है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का ऑफिस है इंडिया में। अब हमें डिसाइड करना है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का ऑफिस जो इंडिया में है ये रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है, ठीक है ना। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का ऑफिस तो दुनिया के हर देश में है, तो फिर आप उसको कौन से देश का रेजिडेंट उसको माना जाएगा? तो तीन चीज़ है इसमें। एक तो वर्ल्ड हेल्थ हाँ जी। सर अभी आपने पूछा कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो ऑफिस है इंडिया में वो रेजिडेंट है और नॉन रेजिडेंट है, मतलब कि वो एक कंट्रीब्यूशन भी दे रहे हैं हमारे इंडियन इकोनॉमी में, तो शायद से वो रेजिडेंट है। हाँ, तो बेसिकली यही डाउट होता है कि उनकी जो इनकम है वो इंडिया की इनकम में आएगी या नहीं आएगी। तो इसलिए क्या करते हैं कि इसमें रूल क्या है, तीन चीज़ हो जाएगी। देखो, एक तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का ऑफिस, दूसरा हो जाएगा यहाँ पर जो इंडियंस काम कर रहे हैं, इंडियंस वर्किंग देयर, और तीसरा हो जाएगा फॉरेन सिटीजन्स वर्किंग देयर, ठीक है। तीन तरह के लोग यहाँ पर आपके हो सकते हैं। इंडियंस यहाँ पे काम कर रहे हैं, फॉरेन सिटीजन्स यहाँ पे काम कर रहे हैं, और जो WHO का ऑफिस है वो खुद। सिमिलरली कोई फॉरेन एम्बेसी हो सकती है, जैसे मान लीजिए जापान की एम्बेसी इंडिया में है, यूएसए की एम्बेसी है, चाइना की एम्बेसी है। तो ये एम्बेसी, फिर उस एम्बेसी में जो लोग काम करें इंडिया के लोग, और जो फॉरेन के लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं वो लोग। तो हमें देखना है कि रेजिडेंट होंगे या नॉन रेजिडेंट होंगे। देन फिर हम इसको और आगे ले जाते हैं। कोई ऑफिस है यूएसए में, इन यूएसए, वहाँ पे क्या है, इंडिया की एम्बेसी है, इंडियन एम्बेसी, ठीक है। फिर उसके अंदर इंडियन सिटीजन्स काम कर रहे हैं, या फिर वहाँ के लोग यूएसए के सिटीजन्स वहाँ काम कर रहे हैं। कोई भी वहाँ पे काम कर सकता है, तो ये ऐसा भी वहाँ पर हो सकता है। तो इसमें रूल क्या होता है, इसका रूल हमें क्या देखना है कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जो होती है, हु IMF, फॉरेन एम्बेसीज, दे आर नॉट नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ दैट कंट्री। इन्हें एक रूल बना लिया गया है, इनको उस कंट्री का रेजिडेंट नहीं माना जाता। बट इंडियंस वर्किंग देयर इज़ नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ इंडिया। तो वर्ल्ड हेल्थ और कंट्रीब्यूशन है इकनॉमी में, दैट इज़ फाइन, बट एक रूल बना दिया क्योंकि इतने सारे देशों में काम कर रहे हैं फिर वो लोग, तो किसका किसका रेजिडेंट उसे बनाएंगे।
तो जो भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे आईएमएफ है या डब्ल्यूएचओ है या फिर एम्बेसीज़ है दूसरे कंट्रीज़ की, इनको उस कंट्री का रेजिडेंट नहीं माना जाएगा, लेकिन उस कंट्री के सिटीजन्स जो वहाँ काम कर रहे हैं वो वहाँ के रेजिडेंट माने जाएंगे। जैसे मान लीजिए डब्ल्यूएचओ है, इंडिया में है, तो ये इंडिया का रेजिडेंट नहीं है, इसको हम लिख देते हैं नॉन रेजिडेंट। लेकिन जो इंडियंस यहाँ काम कर रहे हैं उनको रेजिडेंट यहाँ पे माना जाएगा। जो फॉरेन सिटीजन्स हैं दे विल बी नॉन रेजिडेंट, क्योंकि इनको फिर उस देश का रेजिडेंट यहाँ पर माना जाएगा। सो दिस इज़ माई रूल, who IMF or foreign embassies are not normal residents, but Indians working there is a normal resident of India. तो हम क्या बोल रहे हैं, any Indian working in these office is a resident of India, any foreigner working in these office is a non-resident of India, and such organization itself is a non-resident. तो तीन चीज़ें हमने बनाई, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ऑफिस खुद, इंडियन जो काम कर रहा है, फॉरेनर जो काम कर रहा है, तीनों में से सिर्फ जो इंडियन है वो यहाँ का रेजिडेंट इंडिया का माना जाएगा। सेकंड, ये एक टिपिकल केस था। नेक्स्ट आर बॉर्डर वर्कर्स। बॉर्डर वर्कर्स क्या होता है कि मान लीजिए बॉर्डर है, इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर है। अब हमको लगता है बॉर्डर पे हमेशा सेना बैठी होती है, बट ऐसा नहीं है। बॉर्डर पे खेत वगैरह होते हैं, लोग वहाँ पे काम करते रहते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो इंडिया में रहते हैं लेकिन काम करने के लिए वो पाकिस्तान जाते हैं, बॉर्डर के उस तरफ वो लोग जाते हैं, ऐसा उनका रोज़ का काम है। कोई पाकिस्तान के लोग होंगे जो काम करने के लिए इंडिया की साइड आते होंगे। तो अब ऐसे लोगों में रहते तो ऑर्डिनरीली तो इस देश में रहते हैं, सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट उस देश में है, तो अब इनको रेजिडेंट कहाँ का माना जाए? एक कंडीशन यहाँ की पूरी हो रही है, एक कंडीशन वहाँ की पूरी हो रही है। तो इसके लिए एक रूल बना दिया गया कि बॉर्डर वर्कर्स आर रेजिडेंट्स ऑफ कंट्री इन विच दे लिव एंड नॉट वेयर दे वर्क। जहाँ वो रहते हैं वहाँ का रेजिडेंट उन्हें माना जाएगा, जहाँ पर वो काम कर रहे हैं वहाँ का रेजिडेंट उन्हें नहीं माना जाएगा। तो ये भी एक रूल है जो हमें यहाँ पे याद रखना है। सो एनी इंडियन डेली क्रॉसिंग बॉर्डर टुवर्ड्स पाकिस्तान फॉर वर्क विल स्टिल बी अ रेजिडेंट ऑफ इंडिया, उसको अभी भी हम रेजिडेंट ऑफ इंडिया ही मानेंगे। थर्ड, ऑफिशियल्स, डिप्लोमेट्स एंड मेंबर्स ऑफ आर्म्ड फोर्सेस of a foreign country are normal residents of a country to which they belong, not where they are employed. मान लीजिए कि कोई यूएसए की आर्मी इंडिया में आती है, यूएसए की आर्मी इंडिया में आती है, तो दे आर मेंबर्स ऑफ आर्म्ड फोर्सेस, तो उन्हें इंडिया का रेजिडेंट नहीं माना जाएगा। डिप्लोमेट्स, जो मैंने आपको बताया एम्बेसडर्स होते हैं, डिप्लोमेट्स जो एम्बेसी में काम करते हैं, अगर कोई चाइना का, जापान का डिप्लोमेट इंडिया आता है तो उसे इंडिया का रेजिडेंट नहीं माना जाएगा। ऑफिशियल्स, जो भी एम्बेसीज में ऑफिसर्स काम कर रहे हैं, उन्हें भी इंडिया का रेजिडेंट नहीं माना जाएगा। सिमिलरली, अगर इंडिया की आर्मी पीस कीपिंग मिशन की तरह किसी देश में जा रही है, श्रीलंका में जा रही है या कहीं और जा रही है, तो वो आर्मी वाले लोग इंडिया के ही रेजिडेंट रहेंगे, जिस कंट्री में डिप्लॉय किया गया है वहाँ के रेजिडेंट वो नहीं होंगे। सिमिलरली, इंडिया का जो राजदूत है, इंडिया का जो एम्बेसडर है, वो चाहे भले दूसरे देश में रह के काम कर रहा है लेकिन उसे इंडिया का ही रेजिडेंट माना जाएगा। तो ये एक और रूल है जो हमें यहाँ पे याद रखना है कि ऑफिशियल्स, डिप्लोमेट्स एंड मेंबर्स ऑफ आर्म्ड फोर्सेस ऑफ अ फॉरेन कंट्री आर नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ दैट कंट्री ओनली, चाहे भले वो इंडिया में काम कर रहे हैं बट इंडिया का रेजिडेंट उन्हें नहीं माना जाएगा। ये तीसरा रूल हो गया। सो पहले हमने दो जनरल रूल्स जाने, ऑर्डिनरी रिजाइड वाला और सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट का, फिर एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का है, बॉर्डर वर्कर्स का है, ऑफिशियल्स, डिप्लोमेट्स एंड मेंबर्स ऑफ आर्म्ड फोर्सेस का है। नेक्स्ट, अब ये क्या है, जो नीचे जो तीन तरह के लिखे गए हैं, दे आर फॉलोइंग ट्रीटेड एज नॉन रेजिडेंट्स एज जनरली दे आर एक्सपेक्टेड टू स्टे फॉर लेस देन 1 ईयर। ये जो नीचे तीन तरह के लोग हैं इन्हें नॉन रेजिडेंट माना जाता है ना, क्योंकि जनरली इनसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि ये लोग 1 साल से ज़्यादा यहाँ रहेंगे नहीं। कौन लोग हैं? फॉरेनर्स विजिटिंग इंडिया फॉर ट्रैवल, फ़ॉरेन के लोग इंडिया आए ट्रैवल के लिए, रिक्रिएशन के लिए, हॉलीडे के लिए, ताजमहल देखने आ गए, क्रिकेट मैच देखने आ गए, शॉपिंग करने आ गए, मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, कोई इलाज कराने आ गए, पढ़ने के लिए आ गया, स्टडीज़ के लिए आ गए,
कॉन्फ्रेंस अटेंड करने आ गए, स्पोर्ट्स के लिए आ गए, फॉरेन प्लेयर्स इंडिया में आके टूर्नामेंट खेलते हैं, बेसिकली ये सारे टूरिस्ट्स हैं। तो इन जनरली इनसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि 1 साल से ज़्यादा इंडिया में नहीं रहेंगे, इसलिए इन्हें सबको नॉन रेजिडेंट ही मान लिया जाता है, चाहे भले वो यहाँ आकर कमाई कर रहे हैं। जैसे आईपीएल में कोई क्रिकेटर आके खेल रहे हैं तो उसको अर्निंग हो रही है यहाँ पर, लेकिन जनरली इनसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि 1 साल से ज़्यादा इंडिया में नहीं रहेंगे, तो इन्हें आप नॉन रेजिडेंट ही मानोगे। नेक्स्ट है क्रू मेंबर्स ऑफ फॉरेन वेसल्स। वेसल मीन्स, ये पता है आपको व्हाट इज़ अ वेसल? वैसे फॉरेन वेसल क्या होता है? क्रू नहीं मेंबर्स ऑफ सर। फॉरेन वेसल्स, सी दिस इज शिप। um, शिप हो गया, शिप बोलते हैं ना हम, जैसे शिप। एरोप्लेन में नहीं होते हाँ, एरोप्लेन में क्या कौन होते हैं? क्रू मेंबर्स जो फ्लाइट अटेंडेंट्स जो फ्लाइट होते हैं अटेंडेंट्स, पायलट्स, है ना, वो सारे एरोप्लेन होते फॉरेन हैं। तो कंट्री। इसी तरह से शिप को चलाने वाले मेंबर्स, तो अगर कोई फॉरेन का शिप इंडिया में आ रहा है तो होता क्या है कि शिप जब किसी देश में आता है ना तो वहाँ रुकता है, कुछ महीनों तक वो रुकता है वहाँ पे। तो अब उसमें ऐसा हो जाएगा भाई रेजिडेंट है नॉन रेजिडेंट है, तो रूल बना दे भाई जो क्रू मेंबर्स हैं फॉरेन के किसी शिप के, जो क्रू के मेंबर्स हैं, उनको सबको नॉन रेजिडेंट ही माना जाएगा इंडिया के लिए। ये रूल बना दिया गया। फॉरनर्स हु आर रेजिडेंट्स ऑफ नॉन रेजिडेंट एंटरप्राइजेज। नॉन रेजिडेंट एंटरप्राइज मतलब कोई बाहर की कंपनी है, मान लीजिए कोई बाहर की कंपनी है, एंड हैव कम टू इंडिया फॉर इंस्टॉलिंग मशीनरी इन दीज एंटरप्राइजेज। मान लीजिए कोई बाहर की कंपनी है ना, बाहर की कंपनी को खिलौना बनाने की कंपनी है, ठीक है, उस कंपनी से कोई, आपके पापा ने आपको एक महंगा सा टॉय एरोप्लेन ख़रीद के दिया, महंगा सा टॉय एरोप्लेन आपको ख़रीद के दिया, यूएसए की कंपनी थी, और यूएसए की कंपनी से टॉय एरोप्लेन आपको दिलाया पापा ने कि उसको आप आराम अच्छे से रिमोट से खूब दूर दूर तक उड़ा सकते हो। जब एरोप्लेन आया यहाँ पे तो आप तो उसको असेंबल ही नहीं कर पाए, भाई चालू कैसे करना है, इसको जोड़ना कैसे है, पहले करना पड़ता है इसको। तो कंपनी को बोला कि भाई हमको तो चलाना ही नहीं आ रहा, तो कंपनी ने अपने इंजीनियर को यहाँ पे भेजा। किस काम के लिए भेजा? इंस्टॉल करने के लिए मशीनरी को, जो मशीन एरोप्लेन की मशीनरी आपके पास आई है उसको इंस्टॉल करेंगे वो। तो फॉरेनर यहाँ पर इंडिया में आया, तो ऐसा जो फॉरेनर होता है इसको इंडिया का रेजिडेंट नहीं माना जाएगा, ये उसी देश का रेजिडेंट रहेगा जहाँ से आया है। तो टॉय एरोप्लेन का तो हमने एग्जांपल लिया, बड़ी बड़ी कंपनीज़ में खूब बड़ी बड़ी मशीन्स लगती है, उन मशीन्स को लगाने के लिए फ़ॉरेन के इंजीनियर्स आते हैं, काफ़ी दिन यहाँ पर रह करके इंस्टॉल करके मशीन्स फिर वो वापस जाते हैं। तो यहाँ हमें बता दिया गया भाई मशीन इंस्टॉल करने के लिए अगर कोई फॉरेनर आता है तो वो उसी देश का रेजिडेंट रहेगा जिस देश की कंपनी से वो आया है, इंडिया का रेजिडेंट उसे यहाँ पर नहीं माना जाएगा। तो ये भी हमारा रूल है जो हमें यहाँ पर रेजिडेंसी में याद रखना है। तो ये हमारे रूल्स हो गए रेजिडेंट वाले। समझ आए आपको सारे रूल्स? यस सर। ठीक है ना, कुछ एग्जांपल्स देखते हैं हम। रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट के जो रूल्स हमने पढ़ लिए वो रूल्स ख़त्म हो गए, अब थोड़े से एग्जांपल्स देखते हैं। इंडियन वर्किंग इन फॉरेन एम्बेसीज इन इंडिया। अगर कोई फॉरेन की एम्बेसी इंडिया में है और उसमें कोई इंडिया का सिटीज़न का, हाँ जी सर आपने ये पीडीएफ वो माय फिन कोच मैंने अपलोड किया। किसका पीडीएफ? इसका किस हाँ चीज़ का इस चैप्टर का। इस चैप्टर? ओके ठीक है, मैं अभी क्लास के बाद कर दूंगा। ओके सर। ओके, सो नॉर्मल रेजिडेंट्स में क्या क्या आएगा? इंडियन वर्किंग इन फॉरेन एम्बेसीज इन इंडिया। कोई फॉरेन कंट्री की एम्बेसी इंडिया में है और उसमें कोई इंडियन आदमी काम कर रहा है तो वो इंडिया का नॉर्मल रेजिडेंट होगा। इंडियन एम्प्लॉयड इन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस लाइक हु लोकेटेड इन इंडिया। कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, इंडिया में है, इंडियन वहाँ पे काम कर रहा है तो वो इंडिया का रेजिडेंट होगा। इसी तरह से आईएमएफ की हम बात कर चुके हैं, एम्बेसडर की हम बात कर चुके हैं। ठीक है, ये सब एग्जांपल्स सिमिलर से ही हैं, जो रूल्स हैं उन्हीं को वापस लिखा गया है। आई थिंक वी कैन स्किप दिस। तो ये हमारे रेजिडेंट्स स्टेटस के रूल्स हो गए सारे, कि रेजिडेंट कौन होता है। बेसिकली हम क्या जान रहे हैं कि हमारे देश में इतने सारे लोग रहते हैं, इतने सारे लोग काम कर रहे हैं, तो नेशनल इनकम में हमें किसकी किसकी इनकम को जोड़ना है, किसके किसके इनकम को जोड़ें ताकि इंडिया की इनकम हमें कैलकुलेट हो जाए।
सो थंब रूल क्या है, सिर्फ नॉर्मल रेजिडेंट्स की इनकम को जोड़ना है, जो नॉन रेजिडेंट्स हैं उनकी इनकम को एक्सक्लूड कर दो, वो इंडिया की इनकम नहीं है, वो जिस देश के रेजिडेंट है उस देश की इनकम में उन्हें जोड़ा जाएगा। वो हमारा एक कंसेप्ट हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा आ गया डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री। ये डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री क्या होती है? ये आपने सुना है डोमेस्टिक टेरिटरी? सर ये होता है कि विद इन द लैंड बाउंड्रीज ऑफ अ कंट्री। ओके। मतलब कि जो जैसे हमारा इंडिया है उसके अंदर का जो लैंड है वो बॉर्डर्स के अंदर वाला। ओके ओके, तो वो डोमेस्टिक टेरिटरी है। ठीक है, अब हम देखते हैं। देखिए, ये आपके सामने स्लाइड बनी हुई है। पहले आपको इंडिया का मैप दिख रहा है, दिस इज ये इंडिया का मैप है। तो इंडिया की पॉलिटिकल बाउंड्रीज़ है, जो पूरी बाउंड्री दिख रही है सारी इंडिया की पॉलिटिकल बाउंड्री है। तो इसके अंदर कुछ भी चीज़ हो, है ना, इसके अंदर कुछ भी चीज़ हो वो सारा इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी है। इस पॉलिटिकल बाउंड्री के इनसाइड जितना भी कुछ है सब कुछ इंडिया का डोमेस्टिक टेरिटरी है। दैट इज़ नंबर वन थिंग। क्या इसके बाहर का भी कुछ ऐसा है जो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी माना जाएगा? आपका डेफिनेशन जो आपने आंसर बोला तो इंडिया की वो इसमें आ गया, ये इंडिया की बाउंड्री में आपने बोला था। अंडमान निकोबार आइलैंड्स भी आता है। हाँ, अंडमान निकोबार आइलैंड भी इंडिया का ही पार्ट है, तो इंडिया में आ जाएगा, ये यहाँ पर है, वो भी आ जाएगा। लक्षद्वीप भी आता है। हाँ जी, लक्षद्वीप, ठीक है, वो भी आ जाएगा। तो वो तो सब पॉलिटिकल बाउंड्री है, वो सब तो हमारी पॉलिटिकल बाउंड्री है, वो सब तो आना ही है। उसके अलावा भी क्या कुछ और आएगा वो हम यहाँ पर और देख रहे हैं। तो पॉलिटिकल फ्रंटियर्स, एक तो पॉलिटिकल फ्रंटियर्स हो गया, उसके अलावा एक और टर्म होती है टेरिटोरियल वाटर्स। टेरिटोरियल वाटर्स भी एक और टर्म यहाँ पर होती है। टेरिटोरियल वाटर्स क्या होता है कि जहाँ पर आपकी लैंड बाउंड्री ख़त्म होती है वहाँ से 12 नॉटिकल माइल्स तक टेरिटोरियल वाटर्स माना जाता है। यहाँ पर लिखा है, देखिए, टेरिटरी लाइंग, लेफ्ट हैंड साइड पर आप देखेंगे, टेरिटरी लाइंग विद इन पॉलिटिकल फ्रंटियर्स इंक्लूडिंग टेरिटोरियल वाटर्स। टेरिटोरियल वाटर्स मीन्स अप टू 12 नॉटिकल माइल्स। तो ये ज़मीन पे किलोमीटर में नापते हैं, समुंदर में नॉटिकल माइल्स में नापा जाता है। तो कोस्ट लाइन से, जो इंडिया की कोस्ट है, यहाँ से 12 नॉटिकल माइल्स तक भी इंडिया का ही डोमेस्टिक टेरिटरी माना जाता है। तो सिर्फ ये पॉलिटिकल फ्रंटियर ही नहीं, जिधर समुद्र है उधर 12 नॉटिकल माइल्स तक भी इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी होगी। तो 12 नॉटिकल माइल्स तक में भी जो कमाई हो रही है, इनकम हो रही है, वो इंडिया की डोमेस्टिक इनकम मानी जाएगी। ये टेरिटोरियल वाटर्स का एक रूल है जो हमें याद रखना है। देन नेक्स्ट, शिप्स एंड एयरक्राफ्ट्स ऑपरेटेड बाय रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में अगर कोई शिप चल रहा है या एरोप्लेन चल रहा है, उसको इंडिया के रेजिडेंट ऑपरेट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये एरोप्लेन, मान लीजिए इंडिया के बाहर कोई देश होगा, यहाँ पे एरोप्लेन इधर है, शिप्स इधर चल रहे हैं, आपके इंडिया के बाहर कहीं चल रहे हैं, अगर इंडिया के रेजिडेंट्स ऑपरेट कर रहे हैं तो इनको भी इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में ही गिना जाएगा। शिप को गिना जा रहा है, एरोप्लेन को गिना जा रहा है, जिस देश में वो चल रहा है उस देश की बात नहीं है, शिप की बात है। शिप इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी है, क्योंकि शिप से भी कुछ इनकम हो रही है, तो हमें उस शिप की इनकम को डोमेस्टिक इनकम में जोड़ना है या नहीं जोड़ना है। तो यस, अगर शिप चाहे दुनिया में कहीं भी चले, एरोप्लेन चाहे दुनिया में कहीं भी उड़े, अगर इंडिया के रेजिडेंट उसे ऑपरेट कर रहे हैं तो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी उसे माना जाएगा। समझ आया आपको ये पॉइंट? तो जैसे कि एयर इंडिया हो गया, एयर इंडिया हो गया, इंडिगो हो गया, जो भी इंडिया की एरोप्लेन उड़ रहे हैं सारे ही हैं, या जो नेवी के शिप्स होते हैं, या नेवी के शिप्स होते हैं, मर्चेंट नेवी के शिप्स होते हैं, ये सब इंडियन अगर है तो जाते हैं, पर इंडिया के ही होते हैं, फ्लैग तो इंडिया का ही है। हाँ, तो इनको सबको भी इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का ही पार्ट माना जाएगा। तो डोमेस्टिक टेरिटरी इकोनॉमिक्स में कंसेप्ट वाइड हो रहा है बिल्कुल,
है ना, एरोप्लेन उड़ रहे हैं, शिप चल रहे हैं, वो भी सब डोमेस्टिक टेरिटरी में गिने जा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। फिशिंग वेसल्स, मछली पकड़ने वाली नाव। ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग्स, जहाँ से पेट्रोल या ऑयल का एक्सप्लोरेशन होता है समुद्र के अंदर। फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म्स, ये भी ऑयल एक्सप्लोरेशन के लिए यूज़ किया जाता है। ये भी सब इंटरनेशनल वाटर्स में अगर है, तब भी अगर इंडिया के रेजिडेंट इन्हें ऑपरेट कर रहे हैं तो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी इन्हें माना जाएगा। जैसे फिशिंग वेसल कहीं पे है। होने चाहिए। हाँ जी, आपने बोला अगर कोई इंडियन ऑपरेट कर रहा है हाँ, तो सारे इंडियन होने चाहिए। इंडियन ऑपरेट कर रहा है तो आगे क्या बोले आप? सारे जो वहाँ पर काम, नहीं जो आपने बोला ना कि वो इंडियन के रेजिडेंस में आता है, अगर वो इंडिया के इंसान ऐसे ऑपरेट कर रहे हो तो सारे जो वहाँ पर वर्कर्स होते हैं वो इंडिया के होते हैं। नहीं, वहाँ वर्कर कोई भी हो सकता है, हम बात कर रहे हैं उस वेसल की, है ना, उस एरोप्लेन की। अगर ऑपरेट इंडिया के लोग कर रहे हैं, है ना, तो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में उसे माना जाएगा। मे भी हो सकता है वहाँ पे काम कोई फॉरेनर भी कर रहा हो। तो हमें इंडिविजुअल की इनकम्स की बात नहीं हो रही है, इनकम की बात हो रही है शिप की इनकम, शिप की जो अर्निंग हो रही है, शिप जो किराया ले रहा है उसकी इनकम की बात हो रही है। ठीक है, यस सर। ओके। तो फिशिंग वेसल्स है, मछली पकड़ने वाली नाव है, वो भी अगर इंडिया के लोग ऑपरेट कर रहे हैं तो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में माना जाएगा, है ना। आप डोमेस्टिक टेरिटरी वर्ड आपको यूज़ करना है, डोमेस्टिक टेरिटरी में माना जाएगा। फिशिंग वेसल्स, ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग्स, फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म्स। फिर एम्बेसीज, एम्बेसीज की हमने बात करी थी रेजिडेंट में भी। इंडिया की एम्बेसी बाहर है तो उस एम्बेसी को इंडिया के डोमेस्टिक टेरिटरी माना जाए, चाहे भले किसी भी देश में हो, लेकिन उसको इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी माना जाएगा। कॉन्सुलेट्स, एम्बेसी के टाइप से कॉन्सुलेट्स भी होते हैं, इनको भी इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी माना जाएगा। मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट्स, मान लीजिए इंडिया ने अपना कोई मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट बना रखा है दूसरे देश में, तो वो एस्टेब्लिशमेंट इंडिया का ही डोमेस्टिक टेरिटरी माना जाएगा। सो एम्बेसीज, कॉन्सुलेट्स, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट्स ऑफ द कंट्री लोकेटेड अब्रॉड, ये सब हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में ही आते हैं। सर जो फॉरेन में इंडियन एम्बेसीज होती है वो उनका जो ऐसे इनकम होता है वो इन गवर्नमेंट देती है ना। उनकी जो इनकम होती है वो गवर्नमेंट देती है ना इंडिया की। हाँ जी, गवर्नमेंट देती है। हाँ तो फिर तो वो रेजिडेंट हुए इंडिया के। देखो, रेजिडेंट वाला कंसेप्ट तो पीछे चला गया, अब डोमेस्टिक टेरिटरी की बात हो रही है। दो अलग अलग कंसेप्ट है। रेजिडेंट मतलब पर्सन को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, किस पर्सन की इनकम को नेशनल इनकम में लेना है। डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब कहाँ पे अर्न करी गई इनकम को इंडिया की नेशनल इनकम में माना जाएगा। सो रेजिडेंट इज़ किसकी इनकम, डोमेस्टिक टेरिटरी कहाँ पे अर्न करी गई वो वाली इनकम। दोनों में डिफरेंस है, रेजिडेंट का कंसेप्ट अलग है, डोमेस्टिक टेरिटरी का कंसेप्ट अलग है, दोनों को आपको मिक्स नहीं करना है। ठीक है ना। तो ये एम्बेसीज वाला हो गया। एम्बेसीज, कंसुलेट्स एंड मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट, हमारे देश का किसी दूसरे देश में तो हमारा ही डोमेस्टिक टेरिटरी से माना जाएगा। जैसे मान लीजिए इंडिया में यूएसए की एम्बेसी है, दिल्ली के अंदर यूएसए की एम्बेसी है, तो क्या वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी मानी जाएगी? नहीं सर। नहीं मानी है, वो यूएसए की डोमेस्टिक टेरिटरी है। इसी तरह इधर लेफ्ट में यूएसए का मैप लगा हुआ है, इंडिया की एम्बेसी वहाँ पे है यूएसए में, या इंडिया कॉन्सुलेट वहाँ पे है, इंडिया का मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है यूएसए में, क्या उसे इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी माना जाएगा? इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी, हाँ हाँ, माना जाएगा। ठीक है ना। तो ये हमें यहाँ पर ध्यान रखना है। तो जितने भी आपके डोमेस्टिक टेरिटरी के रूल्स हैं वो सारे इस एक स्लाइड में आपको कवर करके समराइज़ किए गए हैं। तो ये हमने की कॉन्सेप्ट्स यहाँ पर जान लिया। अभी तक हमने 3 मेन कॉन्सेप्ट्स यहाँ पर डिस्कस किए इस चैप्टर में।
पहला हमने डिस्कस नेशनल इनकम की, हमने पहले डेफिनेशन लिखी थी, वापस लिखते हैं हम डेफिनेशन। सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम्स अर्न बाय नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री इन एन अकाउंटिंग ईयर। ठीक है ना। तो ये हमने इसकी नेशनल इनकम की डेफिनेशन लिखी थी। तो फैक्टर इनकम, पहले हमने फैक्टर इनकम का मतलब जाना, हमने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का मतलब समझा, ये कंसेप्ट हमने समझ लिया। फिर हमने नॉर्मल रेजिडेंट का मतलब जाना कि भाई नॉर्मल रेजिडेंट क्या होता है, तो उसका मीनिंग भी हमने यहाँ पर समझ लिया। फिर तीसरा कंसेप्ट हमने क्या समझा अभी, डोमेस्टिक टेरिटरी, ये तीसरा कंसेप्ट भी हमने यहाँ पर जाना। तो इसमें डोमेस्टिक टेरिटरी टर्म नहीं आ रही है नेशनल इनकम की डेफिनेशन में। सो डोमेस्टिक टेरिटरी के बेस पे दो कंसेप्ट बनेंगे, एक होगी आपकी डोमेस्टिक इनकम और एक होगी आपकी नेशनल इनकम। दो अलग अलग टर्म्स आपकी यहाँ पर बनेगी। यहाँ से अब आपको बिल्कुल ढंग से समझना शुरू करना होगा, बिकॉज यहाँ से जो आपकी अंडरस्टैंडिंग अगर अच्छी हुई तो न्यूमेरिकल्स आराम से आपके हो जाएंगे। न्यूमेरिकल्स की अंडरस्टैंडिंग विल स्टार्ट फ्रॉम हेयर। हालांकि न्यूमेरिकल्स करना नेक्स्ट चैप्टर में आएगा, बट उसकी न्यूमेरिकल्स से रिलेटेड अंडरस्टैंडिंग यहाँ से आपकी स्टार्ट हो जाती है। अब देखिए, डोमेस्टिक टेरिटरी का हमने मतलब जान लिया। डोमेस्टिक टेरिटरी कॉन्सेप्ट के बेस पे दो तरह की इनकम बनेगी, एक है डोमेस्टिक इनकम, एक है नेशनल इनकम। नेशनल इनकम की हमने डेफिनेशन यहाँ पर समझ ली। इसमें हमने क्या लिखा कि रेजिडेंट्स ने जो अर्न करा है वो नेशनल इनकम है। रेजिडेंट्स ने जो अर्न करा है वो नेशनल इनकम है। ठीक है ना। तो नेशनल इनकम का मुझे मालूम है कि अर्न बाय रेजिडेंट्स, जो है वो नेशनल इनकम कहलाती है। अब जो रेजिडेंट है वो तो इनकम इंडिया में रह के भी कर सकता है, जापान में भी कर सकता है, चाइना में भी कर सकता है, हांगकांग में भी कर सकता है, राइट? हाँ जी, राइट सर। है ना। कोई इंडिया का रेजिडेंट है वो तो दुनिया में कहीं भी इनकम कर सकता है। कहीं लोग नौकरी करने इतनी जगह जाते हैं, सब जगह कुछ भी हो सकता है। इंडिया का रेजिडेंट दुनिया में कहीं भी इनकम अर्न कर सकता है। तो नेशनल इनकम में क्या आया, इट शुड बी अर्नड बाय रेजिडेंट्स बट इट कैन बी अर्न एनीवेयर इन द वर्ल्ड। दुनिया में कहीं पे भी अर्निंग करी जा सकती। शर्त यह है कि रेजिडेंट ने अगर अर्न किया है तो इट इज़ अ नेशनल इनकम। अगर रेजिडेंट ने अर्न किया तो नेशनल इनकम है, चाहे दुनिया में कहीं भी अर्न किया जाए। पूरी दुनिया के दो हिस्से कर सकते हैं हम, इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी या फिर इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी अदर देन डोमेस्टिक। दो तरह की एनीवेयर इन द वर्ल्ड जो है वो दो तरह का हो सकता है, इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी अदर देन इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी। आराम से समझेंगे इस कंसेप्ट को। तो इंडिया का रेजिडेंट दुनिया में कहीं भी इनकम अर्न करे, इंडिया का रेजिडेंट दुनिया में कहीं भी इनकम अर्न करे वो हमारी इंडिया की नेशनल इनकम में आएगा। दुनिया में कहीं भी मतलब या तो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में अर्न करेगा या फिर इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी के बाहर कहीं अर्न करेगा। कहीं की भी हो सकती है, बट शर्त ये रेजिडेंट ने करी हो तो नेशनल इनकम में होगा। अब डोमेस्टिक इनकम, चक्कर क्या है कि डोमेस्टिक इनकम सिर्फ वही इनकम होगी विच इज़ अर्न इन डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया। डोमेस्टिक इनकम वो होगी जो इंडिया के डोमेस्टिक टेरिटरी में करी जाए, चाहे रेजिडेंट करे चाहे नॉन रेजिडेंट करे। कैन बी इधर नॉन
इधर रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट कैन बी अर्न, है ना। तो ये धीरे धीरे समझेंगे। डोमेस्टिक इनकम में शर्त क्या है, इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में होनी चाहिए, चाहे रेजिडेंट करे नॉन रेजिडेंट करे उससे मतलब नहीं है, बट डोमेस्टिक इनकम के लिए डोमेस्टिक टेरिटरी में अर्न होना चाहिए। डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब इंडिया की पॉलिटिकल बाउंड्रीज 12 नॉटिकल माइल्स तक, फिर इंडिया के जो ये है शिप्स एंड एयरक्राफ्ट्स अलग अलग जगह कॉपरेट कर रहे हैं, ऑयल नेचुरल रिग्स वो सब चीज़ें, उन सब पे इनकम जो हो रही है सब इंडिया की डोमेस्टिक इनकम में आएगी, चाहे रेजिडेंट अर्न करे चाहे नॉन रेजिडेंट अर्न करे। तो डोमेस्टिक इनकम में कहाँ अर्न करेगी उसका महत्व है, वेयर का महत्व है, नेशनल इनकम में बाय होम का महत्व है। तो डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम में डिफरेंस समझ आया आपको? सर फिर डोमेस्टिक इनकम में कि नॉन रेजिडेंट और रेजिडेंट जो भी विद इन द कंट्री पैसे कमाते हैं वो इकोनॉमी के अंदर जाएगा। वो डोमेस्टिक इनकम में आएगा। हाँ डोमेस्टिक इनकम में आएगा। यस। और पर सर जो नेशनल इनकम में जो लाइक बाहर काम करने जाते हैं आउट ऑफ इंडिया, वो नेशनल इनकम में कैसे आ सकते हैं? देखो, बाहर काम करने जाने वाला अगर से 4-5 साल वहीं रह गया तो फिर तो इंडिया का रेजिडेंट नहीं होगा वो, नहीं सर, तो फिर मतलब वो कि इंडिया की अभी नेशनल इनकम में नहीं आएगा। यहाँ बात किसकी है कि इंडिया का ही है, पर्सन है, 2-4-5 महीने के लिए बाहर गया, बट इनकम तो है ही उसकी, तो स्टिल उसकी, क्योंकि वो इंडिया का रेजिडेंट है तो इंडिया की नेशनल इनकम में ही वो काउंट होएगी। मतलब कि पर वो 4-5 महीने के लिए बाहर काम करने गया ना, तो उनकी जो एक इनकम होगी वो काउंट होगी ना उसके अंदर। इंडिया की नेशनल इनकम में रहेगी वो, क्योंकि रेजिडेंट का हमारा डेफिनेशन क्या है कि 1 साल से ज़्यादा रहना चाहिए और सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट उसका उस देश में होना चाहिए। तो कोई 4-5 महीने अगर कहीं बाहर जाके काम किया किसी ने, बाकी टाइम इंडिया में ही रहता है, इंडिया में ही काम कर रहा है, तो मोटा मोटा वो इंडिया का ही रेजिडेंट है। सर अगर ऐसे कोई बा- बाहर कोई ऐसे स्टूडेंट पढ़ने गया हो और वहां पर उसने पार्ट टाइम जॉब कर ली हो, तीन ओके। चार साल के लिए तो वहां पर पढ़ने गया है, पर वहां पर वो पार्ट टाइम जॉब भी कर रहा है, हम्म। तो फिर वो नेशनल इनकम में आएगा? देखो, फिर वो अगर उसकी वो 3-4 साल से अगर वहीं जॉब करने लग गया, पार्ट टाइम जॉब करो चाहे फुल टाइम जॉब करो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप अर्निंग वहाँ पे कर रहे हो, 1 साल से ज़्यादा वहीं रह रहे हो, तो देन फिर वो इनकम आप उस देश की इनकम मानी जाएगी, इंडिया की नहीं होगी। और कुछ क्वेश्चन? नो सर। ठीक है ना। तो अभी ये डेफिनेशन हमें समझ आ गई। अब देखिए, नेशनल इनकम रेजिडेंट ने अर्न करी हो, चाहे इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में करी हो चाहे इंडिया के बाहर की डोमेस्टिक टेरिटरी में करी हो। अब अगर मैं आपको बोलता हूँ, है ना, इसको हम यहाँ से हटा देते हैं। अगर मैं आपको बोलता हूँ कि मुझे डोमेस्टिक इनकम को नेशनल इनकम बनाना है, मुझे डोमेस्टिक इनकम को क्या करना है, नेशनल इनकम बनाना है, तो अब आप बताइए कि मैं इसमें क्या ऐड करूं और मैं क्या लेस करूं ताकि ये मेरी नेशनल इनकम बन जाए। इसको यहाँ से हटा देते हैं। क्या मैं ऐड करूं, किसकी इनकम को मैं ऐड करूं या किसकी इनकम को मैं लेस करूं कि ये डोमेस्टिक इनकम से नेशनल इनकम बन जाए? क्या आप सोच सकते हो? विचार करिए। किसकी सर इनकम? सर जो
रेजिडेंट की इनकम ऐड करो, जो नॉन रेजिडेंट है उसकी इनकम सब्ट्रैक्ट करो। अच्छा नहीं, डोमेस्टिक इनकम में रेजिडेंट की इनकम तो आ ही रही है ना भाई, रेजिडेंट की भी तो इनकम डोमेस्टिक में आ रही है। रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट दोनों की आ रही है दोनों ना? की आ रही, तो नॉन रेजिडेंट की लेस कर दूं? हाँ। कौन सी नॉन रेजिडेंट की इनकम? इनकम नॉन ऑफ, रेजिडेंट अगर अगर, हाँ बोलिए, आप सही बोल रहे हो। पर अभी नॉन रेजिडेंट अगर 1 साल से ज्यादा कर रहा है तो वो तो फिर डोमेस्टिक इनकम में आ गया। नहीं, 1 साल वाला कॉन्सेप्ट इज़ फॉर रेजिडेंट। देखो, दो कॉन्सेप्ट अलग अलग है। 1 साल वाली चीज़ तो हो गई आपकी रेजिडेंट या अब आपने बोल दिया नॉन रेजिडेंट, तो 1 साल वाली चीज़ तो हो गई, नॉन रेजिडेंट है। दूसरा कंसेप्ट है डोमेस्टिक टेरिटरी का, कहाँ अर्न करी जा रही है। तो डोमेस्टिक इनकम में क्या हो रहा है, रेजिडेंट की भी इनकम आ रही है, नॉन रेजिडेंट की भी आ रही है। डोमेस्टिक इनकम में रेजिडेंट भी आ रहा है, नॉन रेजिडेंट भी आ रहा है। तो इस तो मैं इसमें से नॉन रेजिडेंट की इनकम हटा दूंगा तो नेशनल इनकम की तरफ जा सकता हूँ। अब देखिए, क्या ये ठीक लिखा मैंने? इनकम ऑफ नॉन रेजिडेंट ओनली इन डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया। इसको हम हटा देंगे। हाँ सही लिखा सर। सही लिखा। और ऐड क्या करूँ मैं इसमें? अभी पूरी नेशनल इनकम बनी नहीं है, क्या ऐड करूँ मैं इसमें? अभी इसमें सिर्फ रेजिडेंट की, डोमेस्टिक इनकम से नेशनल इनकम बनाना है ना? हाँ डोमेस्टिक से नेशनल बनाना है। तो फिर हमने नॉन रेजिडेंट जो डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया में इनकम कमाता है उसको लेस कर दिया। उसको लेस कर दिया। अभी कुछ ऐड भी करना होगा, क्या ऐड करना होगा? अ, जो रेजिडेंट नेशनल इनकम पे हमको ऐड कर दो। इनकम ऑफ रेजिडेंट्स इन इनकम ऑफ रेजिडेंट अर्नड इन डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो डोमेस्टिक टेरिटरी में तो अर्न जो है वो डोमेस्टिक इनकम में आ ही रहा है ऑलरेडी। नहीं रुको, अर्नड इन फॉरेन कंट्री। अर्न इन फॉरेन, तो हम लिख देते हैं इनकम ऑफ रेजिडेंट अर्न आउटसाइड डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया। ठीक है ये बात? यस सर। है ना? तो इससे रेजिडेंट की सारी इनकम आ जाएगी, नॉन रेजिडेंट की यहाँ से हट जाएगी। तो चार, इसी तरह से अगर इसको उल्टा करना है नेशनल इनकम से हाँ, सर सही बोला मैंने? हाँ आपने बिल्कुल सही बोला है ना? तो इसी तरह से नेशनल इनकम से डोमेस्टिक बनाना है, तो लेस वाली चीज़ को ऐड कर दो, ऐड वाली चीज़ को लेस कर दो। तो चार तरह की चीज़ हो गई देखो, रेजिडेंट इनकम इन डोमेस्टिक टेरिटरी, रेजिडेंट इनकम इन फॉरेन टेरिटरी, नॉन रेजिडेंट इनकम इन डोमेस्टिक टेरिटरी, नॉन रेजिडेंट इनकम इन फॉरेन टेरिटरी। चार तरह की चीज़ हो सकती है। रेजिडेंट डोमेस्टिक टेरिटरी में कमा रहा है, फॉरेन टेरिटरी में कमा रहा है, नॉन रेजिडेंट इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में कमा रहा है या बाहर कमा रहा है। डोमेस्टिक इनकम में किसको किसको जोड़ोगे? नेशनल इनकम से डोमेस्टिक इनकम बनानी है। नहीं, इन चार में से किस किस इनकम को जोड़ूं कि डोमेस्टिक इनकम मिल जाए? um,
सर रेजिडेंट इनकम इन डोमेस्टिक टेरिटरी। ओके, वन वन ऐड करेंगे और सर 3। 3, बिल्कुल ठीक है। तो ये 1+3 हो गई हमारी डोमेस्टिक इनकम। नेशनल इनकम में क्या कैसे बनाएंगे? 2 और 4। 2 और 4 नहीं, गलत है, वापस देखिए। अच्छा सर नेशनल इनकम में ये सारा आ जाएगा। कौन सा 1 2 3 4 सब आ जाएगा? हाँ सर। नॉन रेजिडेंट की इनकम भी आ जाएगी? सर 1 आएगा। सर हाँ जी, 1 आएगा। और भी कुछ आएगा? नॉन रेजिडेंट इनकम इन डोमेस्टिक टेरिटरी भी नहीं हाँ ये भी आएगा, 3 भी आएगा। नेशनल इनकम की आप डेफिनेशन बोलिए एक बारी। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये है नेशनल इनकम की डेफिनेशन। नेशनल इनकम। यस सर। ठीक है, देख ली? यस सर। अब बताइए क्या क्या आएगा? सर रेजिडेंट इनकम इन डोमेस्टिक टेरिटरी ओके, and non-resident income in non-resident income in non-resident one आएगा non-resident। देखो नेशनल इनकम में सिर्फ इंडिया के जो रेजिडेंट्स हैं उनकी इनकम आती है, Yes बस sir। इंडिया के रेजिडेंट्स की। नेशनल इनकम अर्नड बाय रेजिडेंट्स, इंडिया के रेजिडेंट कमा रहे हैं चाहे कहीं भी कमाए, इंडिया में कमाए फॉरेन कंट्री में अर्न करे, इंडिया के रेजिडेंट ने अर्न करी होनी चाहिए, तो नेशनल इनकम है। डोमेस्टिक इनकम में कोई भी अर्न करो उससे मतलब नहीं है, कहाँ अर्न करी, इंडिया के डोमेस्टिक टेरिटरी में अर्न करी होनी चाहिए, तो डोमेस्टिक इनकम है। सो यहाँ प्लेस का महत्व है, डोमेस्टिक टेरिटरी में प्लेस का महत्व है, नेशनल इनकम में पर्सन का महत्व है। नेशनल इनकम में पर्सन देखो, पर्सन रेजिडेंट है, हाँ जी है, कहीं भी अर्न करे इंडिया में फॉरेन कंट्री में, इंडिया की नेशनल इनकम है। डोमेस्टिक इनकम में पर्सन का महत्व है, नहीं पर्सन से हमें मतलब नहीं है, कहाँ अर्न करी बता दो, इंडिया में करी क्या, यस इंडिया में करी है, तो इंडिया की डोमेस्टिक इनकम है, चाहे कोई भी करो, इंडियन हो नॉन इंडियन हो कोई भी जना हो सकता है। समझ आया काव्या को? यस सर। अब बताइए कौन सी चारों चीज़ लेंगे इसमें से? रेजिडेंट इनकम इन डोमेस्टिक कंट्री नहीं डोमेस्टिक टेरिटरी और रेजिडेंट इनकम इन फॉरेन टेरिटरी। यस, तो 1+2, 1+2 यहाँ पर आ गया। सो हमने क्या देखा, 1+3 तो डोमेस्टिक इनकम हो गई, 1+2 नेशनल इनकम हो गई, और अगर कोई फॉरेनर नॉन रेजिडेंट एक तरह से फॉरेनर ही हो गया, फॉरेनर फॉरेन में अर्न कर रहा है उससे हमें कोई मतलब नहीं है, फॉरेन का आदमी है फॉरेन में कर रहा है, इतने दुनिया में कर रहे हैं, इंडिया को क्या मतलब है उससे, राइट? यस सर। है ना? तो नॉन रेजिडेंट इनकम इन फॉरेन टेरिटरी हमें देखना नहीं है, इतनी पूरी दुनिया चल रही है, हमें मतलब क्या है, डोमेस्टिक इनकम के लिए हमें किससे मतलब है, मेरी टेरिटरी से, मेरी टेरिटरी में कर रहा है काम, तो मेरी इनकम डोमेस्टिक वाली इनकम में मैं जोड़ूंगा। तो मेरी टेरिटरी में एक तो ये वाली इनकम है और एक ये वाली इनकम है, चाहे रेजिडेंट ने करी
चाहे नॉन रेजिडेंट ने करी, चाहे रेजिडेंट ने करी, चाहे नॉन रेजिडेंट ने करी। और नेशनल इनकम के लिए मेरा आदमी है, दुनिया में कहीं भी अर्न करेगा, मुझे उससे मतलब है। इंडिया में करो, नाइजीरिया में करो, ब्रिटेन में करो, आयरलैंड में करो, एंटार्क्टिका में जाके करे, अगर इंडिया का रेजिडेंट अर्न कर रहा है तो हमें मतलब है हमारी नेशनल इनकम में हम उसे जोड़ेंगे। ठीक है ना। इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि आपका घर है, आपके घर में आप भी रहते हो और कोई बाहर वाले लोग भी आके रहते हैं, तो आपका जो डोमेस्टिक हाउस है उस हाउस की इनकम में चाहे आपके लोग हों चाहे बाहर वाले हों, आपके घर की इनकम में वो काउंट कर रहे हैं। डोमेस्टिक कंसेप्ट हो गया। एक्चुअली घर वाला एग्जाम्पल पूरा सेट नहीं होगा, बट डोमेस्टिक आपके हाउस की इनकम में वो आ गया। और आपकी फैमिली की इनकम में बाहर वाले लोगों की इनकम नहीं आएगी, लेकिन आपका भाई अगर कहीं बाहर दूसरे देश जॉब करने गया तो आपकी फैमिली की इनकम में भी वो आ जाएगा। तो इसको हम एक तरह से हाउस इनकम बोल सकते हैं कि आपके घर में कोई बाहर के लोग भी आके रह रहे हैं तो हाउस की इनकम में सबकी आएगी, आपके घर वालों की भी और बाहर वाला जो रह रहा है उसकी भी। लेकिन नेशनल इनकम, फैमिली इनकम में सिर्फ आपकी जो क्लोज़ फैमिली है उसकी आएगी इनकम। अगर वो आपके घर में रह रहा है और इनकम है तो वो जोड़ेंगे, आपका फैमिली वाला बाहर चला गया तो उसको भी हम यहाँ पर ऐड करेंगे। ये हाउस इनकम है, ये आपकी फैमिली इनकम है। ठीक है ना। तो हमने जाना डोमेस्टिक इनकम क्या होता है, नेशनल इनकम क्या होता है, और डोमेस्टिक इनकम से नेशनल इनकम में कन्वर्ट कैसे किया जाता है। आपको इसको वापस रिवाइज करना पड़ेगा, तब आपको ये पक्का फ्लुएंट होएगा। ओके, सो डोमेस्टिक इनकम, डोमेस्टिक इनकम क्या होती है? फैक्टर इनकम्स, वापस पढ़ रहे हैं मुझसे, फैक्टर इनकम्स जनरेटेड बाय नॉर्मल रेजिडेंट्स एंड नॉन रेजिडेंट्स। फैक्टर इनकम नॉर्मल रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट ने जनरेट करी है विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी इन एन अकाउंटिंग ईयर। आप रीड करिए इसे एक बार बोल बोल के। Factor incomes, normal residents and non-residents within the domestic territory ये in the बीच में जो लिखा है and जनरेटेड बाय एंड, इसको भी पढ़ना है। फैक्टर इनकम्स जनरेटेड बाय, factor income generated by non-residents and normal residents within the domestic territory in an accounting year. समझ आ गई डेफिनेशन? Yes, sir. तो डोमेस्टिक इनकम की जब डेफिनेशन एग्ज़ाम में लिखने को आएगी तो ये डेफिनेशन आपको लिखनी है। ये है नेशनल इनकम की डेफिनेशन, इसे रीड करिए। Factor income generated by normal residents within the domestic territory and rest of the world in an accounting year. ये नेशनल इनकम होगी। तो पहली बात, लेना सिर्फ फैक्टर इनकम को है, चाहे डोमेस्टिक हो चाहे नेशनल हो, लेना सिर्फ फैक्टर इनकम को है। डोमेस्टिक इनकम में चाहे नॉर्मल रेजिडेंट करे या नॉन रेजिडेंट करे, मेन चीज़ क्या है? डोमेस्टिक टेरिटरी इज़ द की थिंग। डोमेस्टिक टेरिटरी में होना चाहिए, कोई भी करो, नॉर्मल रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट कोई भी करो। नेशनल इनकम में नॉर्मल रेजिडेंट करेगा तभी मानी जाएगी, चाहे डोमेस्टिक टेरिटरी में करे चाहे रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में करे, पर नॉर्मल रेजिडेंट की यहाँ पर होनी चाहिए। ये दोनों की डेफिनेशन हो। नेशनल इनकम की डेफिनेशन आप यहाँ से लिख सकते हो। सो अब जैसे आपने वहाँ बताया था कि डोमेस्टिक इनकम को नेशनल इनकम में बनाना, इसी तरह से यहाँ पर क्या बताया? नेशनल इनकम से डोमेस्टिक इनकम हमें बनाना, नेशनल इनकम को डोमेस्टिक इनकम आपको बनाना है। तो कैसे बनाते हैं? हम यहाँ पर इसको उल्टा लिख देते हैं। नेशनल इनकम डोमेस्टिक इनकम, तो जो लेस किया था उसे ऐड कर देंगे, जो ऐड किया उसे लेस कर देंगे। तो ऐड में हम क्या लिखेंगे? ये वाली चीज़, इनकम ऑफ नॉन रेजिडेंट्स अर्नड इन डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया। नॉन रेजिडेंट्स ने इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में जो अर्निंग करी है
उसे हम यहाँ पे ऐड कर देंगे, और लेस किसको कर देंगे, इस वाली चीज़ को हम यहाँ पे लेस कर देंगे। देखिए, रीड करिए, समझ आ गया आपको? National income is equals to income of non-resident owned in domestic territory of India minus income of resident owned outside domestic territory of India is equals to नहीं, ऐसे नहीं, domestic. कन्वर्ट नेशनल इनकम इनटू डोमेस्टिक। नेशनल इनकम से डोमेस्टिक इनकम आपको बनाना है। रीड करिए और समझिए उसे। Converting national income into domestic income is equals to income of non-resident owned in domestic territory of India minus income of resident owned outside domestic territory of India. ठीक है, क्लियर है? Yes, sir. ठीक है ना। अब इसको हम क्या करते हैं, तो ये डोमेस्टिक इनकम से नेशनल इनकम का कन्वर्जन यहाँ पर हो रहा है। इसको शॉर्ट में लिख देते हैं, नेशनल इनकम माइनस, अब मैं माइनस का फॉर्मूला यहाँ पर बाहर ले लेता हूँ माइनस को, और यहाँ मैं लिख देता हूँ रेजिडेंट इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है ना। और यहाँ से मैं कर देता हूँ कि इनकम टू अब्रॉड, और इसको मैं यहाँ पर एंटर मार देता हूँ। ठीक है ना। इसको पूरा ही लिख देते हैं, नेशनल इनकम नेशनल इनकम में देखो यहाँ लेस है और ऐड है, तो माइनस को मैं बाहर रख लूँगा, तो इस ऐड को भी मैं माइनस लगा सकता हूँ। जैसे अगर मैं इसको खोलूँगा, इस ब्रैकेट को मैं खोलूँगा, तो नेशनल इनकम क्या बनेगा, ये नेशनल इनकम माइनस रेजिडेंट इनकम फ्रॉम अब्रॉड, और ब्रैकेट खोलेंगे तो यहाँ प्लस लग जाएगा, इनकम टू नॉन रेजिडेंट्स, पूरा लिख देते हैं इनकम टू अब्रॉड। यही वाली चीज़ आपकी बन गई, नेशनल इनकम लेस एड, ये डोमेस्टिक इनकम आपका बन गया। तो इसको हम माइनस को बाहर कॉमन ले सकते हैं और यहाँ अंदर माइनस लगा सकते हैं। ये मैथ्स की बात समझ आ गई आपको? Yes, sir. ठीक है ना। तो ये जो अंदर ब्रैकेट में लिखा है, इसको हम बोलते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो नेशनल इनकम माइनस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, तो आपकी डोमेस्टिक इनकम वहाँ बन जाती है। तो यही हमने यहाँ पर इसको बनाया है। तो दिस इज़ नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। इन दोनों का जो डिफरेंस है, दैट इज़ नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, कि हमारे रेजिडेंट्स ने बाहर से कितना कमाया और बाहर वालों ने हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में कितना कमाया, उन दोनों का डिफरेंस इज़ नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। शॉर्ट में हम क्या लिख रहे हैं, आवर पर्सन्स अर्न फ्रॉम अब्रॉड, हमारे लोगों ने कितना कमाया, उसमें से माइनस कर दो फॉरेनर्स अर्न फ्रॉम अस मतलब हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में से। इसको हम बोलते हैं, बात सारी फैक्टर इनकम की चल रही है, तो फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। हमारे लोगों ने बाहर से कितना कमाया, बाहर वालों ने हमारे देश से कितना कमाया, दोनों का डिफरेंस इज कॉल्ड नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। समझ आया आपको? Yes, sir. है ना। तो तीन चीज़ें हमने यहाँ समझे, नेशनल इनकम, डोमेस्टिक इनकम और नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तीन चीज़ें हमने यहाँ पर समझी है। आसान सी चीज़ है,
एक दो बार वापस समझेंगे तो आपको बिल्कुल और पक्के से क्रिस्टल क्लियर यहाँ पर ये चीज़ हो जाएगी। एक बार कल की क्लास से पहले आई वुड सजेस्ट कि आप इसे एक बार वापस रिवाइज करो, तो आपको ये पक्के से बात समझ में आ जाएगी। तो नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम डिफरेंस किस चीज़ का होता है? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का यहाँ पर डिफरेंस होता है। यही यहाँ पर लिखा गया फॉर्मूला। अगला तो नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पर आ गया। सो डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम का डिफरेंस एंड कॉन्सेप्ट ऑफ नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड से हमने आज ख़त्म किया है। कल हम इसको वापस एक बार पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम ग्रॉस एंड नेट वाले कॉन्सेप्ट पे जाएंगे। ठीक है, तो आज की क्लास हम यहाँ क्लोज करते हैं।